हेलो फ्रेंड्स, वात्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करेंगे दोस्तों। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करेंगे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति के संबंधों में हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि लगातार ये करंट अफेयर का टॉपिक बना रहता है और 2024 में जैसे जो चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, उसमें भी ये मुद्दा सामने आया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के जो नियुक्ति है वो किस प्रकार होगी, कैसे होगी, इसके प्रावधान क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना के कुछ बिंदु देखेंगे, उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे, प्रावधान क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग जो हमारे हैं कि कुछ शक्तियां हैं, चुनाव आयोग की शक्तियों की बात करेंगे। जो अभी करंट अफेयर का मुद्दा जो बना रहता है कि जो इश्यूज हैं, मैं लिख देता हूँ, करंट अफेयर इश्यूज जो बना रहता है उसका। और हम कुछ मूल्यांकन देखेंगे, जो विधेयक के कुछ मूल्यांकन है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हम रूपरेखा एक बना लिए, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ बिंदु देखते हैं। प्रस्तावना आप देख सकते हैं दोस्तों, जो केशवानंदन भारती केस जो 1973 में आया, उसने मूल ढांचे का सिद्धांत, आप बोल सकते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत दोस्तों क्या है, आप सभी जानते होंगे कि जो चुनाव है न्यायपूर्ण तरीके से हो, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। चुनाव न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र, यह है एक मूल ढांचे का हिस्सा। मूल ढांचे का हिस्सा और भी हैं, वो कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें चुनाव न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना भी मूल ढांचे के सिद्धांत का हिस्सा है। आप जानते हैं कि भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पे जो चुनाव है न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम जो लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र ये किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है दोस्तों कि चुनाव न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। तो ये कुछ प्रस्तावना के बिंदु रहे। अब हम कुछ इसके संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। इसके संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल 324, ये दोस्तों आर्टिकल 324 में एक बार बता देता हूँ। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 जो है वो भाग 15 का हिस्सा है। और आर्टिकल 324 में आप देख सकते हैं कि ये कहा गया है कि चुनाव आयोग होगा भारत में, एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण या निगरानी करेगा। देख सकते हैं कि आर्टिकल 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग होगा जो चुनाव के अधीक्षण, नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसको हालांकि जो संविधान में अधीक्षण, नियंत्रण, निगरानी को संविधान में व्याख्यात नहीं किया गया है, लेकिन एक केस आया था, मैं आपको बता दूं, MS गिल केस जो 1970 में हुआ था। इसमें कहा गया कि संविधान में ये सब व्याख्यात नहीं किया गया है, तो परिस्थितियों के हिसाब से इन जो अधीक्षण है, नियंत्रण है, इन परिस्थितियों के हिसाब से इन सारे जो शब्द हैं उनको व्याख्यात किया जाएगा। आगे हम आर्टिकल 324(5) देखते हैं। आर्टिकल 324(5) को संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित प्रावधान, उनके नियुक्ति, वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान कर सकेगा। अब ध्यान रखिएगा, आगे इस चीज़ को और बताऊंगा कि आर्टिकल 324
ही है, आर्टिकल 324 का 5 ही है। आर्टिकल 324(5) के अंतर्गत ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान या कानून या विधेयक बना सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में बताया गया है दोस्तों, मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम निर्धारण। लेकिन ये मतदाता सूची में जो व्यक्ति का नाम निर्धारण होगा, लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आर्टिकल 26 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि इसमें एक अमेंडमेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इसमें पहले 21 साल था वोट डालने की उम्र, उसके बाद इसको 18 कर दिया गया। तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 327 आता है दोस्तों। आर्टिकल 327 में ये बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह विधानसभा, मतदाता सूची और परिसीमन, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनसे मतदाता जो सूची के संबंध में कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 328 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 328 में कहा गया है कि जो स्टेट को जो विधानसभा है दोस्तों, इसको यह अधिकार है, विधानसभा को अधिकार दिया गया है कि चुनाव के संबंध में जब तक कोई संसद कानून नहीं बनाती, मतलब संसद जो है चुनाव के संबंध में कानून नहीं बनाती, तो विधानसभा को यह अधिकार है कि वो चुनाव पर कानून बना सकते हैं। लेकिन जब संसद कानून बनाएगी तो वो विधानसभा का कानून जो है निरस्त हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये प्री में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। आर्टिकल 329 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 329 में कहा गया है कि जो चुनाव से संबंधित है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप है दोस्तों, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई भी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वो जो चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और खासकर परिसीमन के मामले में बिल्कुल भी वो हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं होगा। इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम चुनाव आयोग की कुछ शक्तियों की बात कर लेते हैं। शक्तियाँ, इसमें शक्तियों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, ये अर्धन्यायिक प्रकृति की हैं। अर्धन्यायिक आप देख सकते हैं कि यह राजनीतिक दलों को मान्यता देती है या प्रदान करती है, इसको आप कह सकते हैं। इसका परामर्शीय चरित्र भी है दोस्तों। परामर्शी चरित्र का है, ये प्रेसिडेंट को परामर्श मांगे जाने पर प्रेसिडेंट को परामर्श देती है, आर्टिकल 103 के तहत। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसकी कुछ प्रशासनिक शक्तियां भी हैं दोस्तों। प्रशासनिक जो कुछ शक्तियां हैं उसको आप देख सकते हैं, जैसे आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता में आप देख सकते हैं। उसके बाद चुनाव अधिकारी होते हैं, उसका नियंत्रण, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इनको ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भारत में चुनाव आयोग है उसके माध्यम से जो भी वो ज़रूरी समझे, यानी संवेदनशीलता चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए जो भी अच्छा समझे चुनाव आयोग, वो कानून व दिशा निर्देश दे सकती है।
तो ये हो गया दोस्तों। अब कुछ करंट का जो मुद्दे हैं उस पर जो हम बात करते हैं, जो करंट के इशू हैं, करंट इशू, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कानून आया दोस्तों आर्टिकल 324(5) के तहत किया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकती है चुनाव के संबंध में, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके संबंध में। तो उसी कानून का उपयोग किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित नियुक्ति, वेतन, भत्ते विधेयक 2023 लाया गया था, जिससे संबंधित कुछ विवाद भी सामने आए थे। इसमें बता दूं दोस्तों कि ये चुनाव आयोग अधिनियम 1991 को ये प्रतिस्थापित करेगा। इसमें एक स्थायी चयन समिति का भी प्रावधान है दोस्तों, जिसमें पीएम चेयरपर्सन रहेंगे, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे जो लोकसभा से आएंगे, इसमें कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेंगे, ये पीएम इनको नामांकित कर सकते हैं, ये नामांकित रहेंगे। और स्थायी समिति को नाम निर्देशित करने के लिए एक सर्च समिति बनाई जाएगी। जो सर्च समिति रहेगी दोस्तों वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो स्थायी चयन समिति है, स्थायी चयन समिति जो है वो उन नामों में भी चर्चा कर सकती है जो सर्च समिति ने सुझाए नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, प्री के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक फैक्ट हो सकता है। इसमें एक और है दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इससे जो विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसके वेतन भत्ते कैबिनेट सेक्रेटरी के समतुल्य रहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के समतुल्य। और जो 1991 का जो आपको कानून बताया था उसके पहले जो था सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य था। तो इसको आप ध्यान में रखिए, हो सकता है ये प्रीमियर फैक्ट के रूप में आपके सामने आ जाए। तो ये करंट अफेयर का यही मुद्दा था, इसके कुछ मूल्यांकन हो सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। इसके मूल्यांकन क्या हो सकते हैं। मूल्यांकन में हम देखते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो निष्कासन है दोस्तों, इसको भी इलेक्शन कमिश्नर है, जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, इसके निष्कासन को भी इलेक्शन कमिश्नर के जो निष्कासन उसे जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निष्कासन है वो संसद में महाभियोग से होगा, लेकिन जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके परामर्श से ही प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समानता लाने की आवश्यकता ज़रूर महसूस होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव के तौर पर, सकारात्मक। इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का पृथक सचिवालय और पृथक मानव संसाधन जरूर होने चाहिए ताकि ये अपने आप को और मजबूत और सुदृढ़ हो सके। दिनेश गोस्वामी समिति की भी कुछ अनुशंसाएं हैं दोस्तों। दिनेश गोस्वामी समिति की भी कुछ अनुशंसाएं हैं, जैसे स्थायी कॉलेजियम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज़रूरी है। इसको आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हम बात करते हैं जो चुनाव सुधार हैं उसके बारे में।
चुनाव सुधार इतने आवश्यक क्यों हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। चुनाव सुधार आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, स्वतंत्र जो चुनाव है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है। ये निष्पक्ष न्यायपूर्ण होगा तो जन सहभागिता बढ़ेगी, जन सहभागिता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन दोस्तों केवल महिला आरक्षण ना हो, महिलाओं को सशक्तिकरण भी हो, समान वेतनमान हो, समान वेतनमान होना चाहिए, तब बिल्कुल ये आगे जा सकता है, आगे इनका सशक्तिकरण हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों, इलेक्टोरल जो बॉन्ड हैं, जो इनको फंड मिलते हैं, राजनीतिक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको फंड मिलते हैं दोस्तों, उनको आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। इनको आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि जागरूकता बढ़े, पारदर्शिता बढ़े। और आगे दोस्तों की जो मतदाता सूची है उसको डिजिटल किए जाने की आवश्यकता है दोस्तों। डिजिटल इसको किया जाए ताकि जो फेक जो नाम आते हैं मतदाता सूची में उसको बदला जा सके, उसको चेंज किया जा सके दोस्तों। और कैदियों को वोट डालने के जो वो है दोस्तों, जो अधिकार हैं उन्हें विचार बिल्कुल किया जा सकता है, विचार करने चाहिए। और कंक्लूज़न में वही दोस्तों हम देख सकते हैं, कंक्लूज़न यही कहता है दोस्तों कि जो न्यायपूर्ण चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, तो ये हम सबकी भागीदारी बनती है कि हम अपने लोकतंत्र को स्वच्छ बना सकें, निष्पक्ष बना सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव भी निष्पक्ष हों और न्यायपूर्ण तरीके से निर्धारित हो पाएँ। तो ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने चुनाव सुधार की बात की, मैंने उसकी मूल्यांकन किया, मैंने करंट इशू क्या है उसको जानने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, चुनाव आयोग की शक्तियाँ क्या हैं वो मैंने बताने की कोशिश की, आर्टिकल जितने भी हैं मैंने उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करने की कोशिश की हैं अपने लेवल पे। ऐसे आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।